एक साधारण परिवार के सीआरपी जवान होते हैं। उस जवान की अपनी तीसरी पत्नी होती है, लेकिन तीसरी पत्नी उन जवान के साथ ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से वह एक दिन इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चले जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है कि आखिर एक सीआरपी जवान की पत्नी ऐसा खेल, आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी का जाना माना जिला पड़ता है उज्जैन, और ठीक उसी का ही एक माधवनगर जाना माना कस्बा पड़ता है। उसी कस्बे के रहने वाले होते हैं बलबीर सिंह चौहान, अब जिनकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास होती है। लेकिन मौके पर बलबीर चौहान जो होते हैं सीआरपी जवान के एक हेड कांस्टेबल होते हैं। उनकी अपनी खूबसूरत पत्नी भी होती है जिसका नाम रेखा होता है, और जिसकी उम्र 34 साल के आसपास होता है। बलबीर चौहान के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास होता है, और जो सबसे छोटा घर में उनका अपना बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 9 साल से ऊपर ही होता है। बलबीर जो होते हैं अपने परिवार की जिम्मेदारी बड़े खूबसूरती तरह से निभाते हैं। उनके इलाके में उनको काफ़ी मान सम्मान मिला करता था, क्योंकि जिसके पास भी अगर बलबीर बैठ जाते थे ना तो बड़े हंसमुख स्वभाव से उससे बात करते थे, जिसकी वजह से उनके व्यवहार से लोग पूरी तरह से दीवाने हो जाते हैं। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ अब 17 और 18 जून का रात का, वही यानी कि जैसे शाम का टाइम होता है तो बलबीर अपनी पत्नी अब इधर रेखा और साथ में तीनों बच्चों के साथ मिलकर आराम से खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद अब इधर जो होते हैं बलबीर जब देखते हैं कि आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, अब गर्मी समझकर उसी वक्त एक चटाई लेते हैं और कंबल लेते हैं, और लेने के बाद अब छत पर निकल जाते हैं। लेकिन रेखा जो होती है अब अपने सबसे छोटा जो बेटा होता है उसको लेकर अपने रूम में चली जाती है, बल्कि उसके दोनों जो बच्चे होते हैं अलग रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे सुबह का टाइम होता है तो रेखा उठती है। उठने के बाद तुरंत जो होता है रोज़मर्रा की तरह अपने घर का मौके पर साफ़ सफाई करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी 9 बजने का टाइम हो जाता है, उसको ध्यान आता है कि अभी तक हमारे पति जो होते हैं उठे नहीं, क्योंकि उनका रोज़ का आदत होता है कि 6 बजे ज़रूर उठ जाते और वर्किंग पे निकल जाया करते थे, लेकिन आज उठे नहीं। तभी जो होती है इधर रेखा यही सोच साझ कर अब जीने पर मौके पर पोछा पाछा लगाते लगाते छत पर पहुंच जाती है, तो देखती है अभी काफ़ी गहरी नींद में अब बलबीर सो रहे हैं। तो रेखा उधर जो होता है बलबीर को जगाने लग जाती, 3-4 बार हिलाती है। तब उसके मन में काफ़ी तरह से अनसकाई जन्म ले लेती है। उसी वक्त उसकी मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो होती है सोच बैठती है कि आखिर शांत कैसे किया जाए। करीब जो होती है 3-4 बार उनके मुँह को हाथ फेरती, समझ जाते कि हमारे पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसी वक्त अब रेखा बड़ी तेज़ से चीख पड़ती है, और चीखने की जो आवाज़ होती है तीनों बच्चों के कान में पहुंच जाती है। अब बच्चे जब खबर पाते हैं वह छत पर आते हैं, अपने पिता को इस हालत में देखते हैं तो वह भी वहीं दहाड़े मार कर अब चीख चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन इसकी जो सूचना होता है अब चीखने की वजह से मोहल्ले के लोगों को पहुंच जाता है। मोहल्ले के लोग खबर पाते हैं, तुरंत इधर रेखा के घर पहुंचते, वह भी छत पे चढ़ते हैं, और जो नज़ारा देखते वह भी दंग से रह जाते हैं कि आखिर सीआरपी जवान हेड कांस्टेबल के साथ यह कैसे हो सकता है। तभी रेखा अपनी मोबाइल कैसे न तैसे कर अब निकालने के बाद सीआरपी उस समय जवान के जो सेना अधिकारी होते हैं उनको सूचना भेजवा देती है। वहाँ के सेना अधिकारी अब जैसे खबर पाते उस समय वह भी काफ़ी ज़्यादा सहम से जाते कि आखिर सीधे साधे स्वभाव हंसमुख के साथ यह कैसे हादसा हो गया।
और वहाँ के द्वारा इसकी जो सूचना होता है अब माधवनगर कस्बा में दे दिया जाता है। वहाँ के जैसे ही थाना प्रभारी खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम को लेते हैं, बड़े अधिकारी को सूचना भिजवा देते हैं और एक टीम लेकर बिना टाइम गए माधवनगर में ही पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद रेखा के घर जैसे ही दाखिल होते पता चलता है कि छत के ऊपर जो होता है बलबीर सिंह चौहान की बेरहम तरीके से मौत हुई है। ऊपर छत पे चढ़ते देखते चटाई है, उसी चटाई पर जैसे लग रहा है काफ़ी कड़ी नींद में बलबीर सिंह चौहान अब सो रहे हैं। थाना प्रभारी करीब जाते हैं, डेड बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं, लेकिन जैसे उनके चेहरे पर हाथ लगाते हैं तो देखते हैं उनके नाक से एक ब्लड की धार जो होती है जाकर बाहर तक अब चिपकी होती है। कान की तरफ देखते हैं तो कान में से काफ़ी सारे ब्लड बाहर निकले हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही दाहिना गाल देखते हैं, देखने के बाद उन्हें पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि आखिर बलबीर सिंह की जो मौत है यह एक स्वाभाविक मौत नहीं है बल्कि एक रहस्यमयी मौत है। वह समझ जाते हैं कि ज़रूर इनकी हत्या में कोई ना कोई अब झोल है। लेकिन रेखा वही होती है जो पूरी तरह से चीख चीख कर दहाड़े मार कर चीख चिल्ला रही होती है। थाना प्रभारी अब रेखा को कैसे न तैसे कर सताना देकर शांत करवाते हैं। रेखा से पूछने लग जाते। रेखा जो होती है पूरी की पूरी वही घटना वाली रात की आप बीती बात बता देती है। थाना प्रभारी समझ जाते कि हो सकता है कि रात बिरात चौकी बचौकी की वजह से इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई हो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता है कि आखिर जो होता है इधर बलबीर सिंह चौहान का किसी से क्या दुश्मनी था, क्या लेन देन था, आखिर उनकी हत्यारा कौन हो सकता है, आखिर उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस के सामने काफ़ी सारे उलझन ऐसे पड़ जाते हैं, लेकिन पुलिस के सामने बस एक ही सबसे बड़ा कड़ी जुटने वाला सुराग बचता यही कि जल्द जल्द बलबीर सिंह का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आए ताकि पता चल सके इनकी मौत कैसे हुई है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है मौके पर जो खड़े लोग होते हैं, खड़े लोगों से पुलिस की टीम बलबीर सिंह चौहान के व्यवहार के बारे में पूछताछ करती है। पता चलता है बलबीर सिंह चौहान तो बड़े हंसमुख स्वभाव के थे। आखिर उनकी रात बिरात उनकी जीवन लीला कैसे समाप्त हो गई। पुलिस की टीम जो होती है वहीं बलबीर सिंह चौहान के अब बॉडी का पंचनामा भरती है। भरने के बाद उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। अब दरअसल रेखा को अपने साथ लेकर थाने पहुंच जाती है और रेखा से इधर बलबीर सिंह चौहान के बारे में कुछ अहम पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद रेखा के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है इस केस को काफ़ी संज्ञान से लेती है क्योंकि यह एक केस जो होता ना CRP जवान से जुड़ा होता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए एक टीम गठित करती है जिसमें 9 सिपाही होते हैं। सभी जो सिपाही होते हैं काफ़ी टक्कर के होते हैं। काफ़ी केसों सुलझाने में उनके कड़े कड़े हाथ भी होते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए जैसे लगती है तो सबसे पहले पुलिस के सामने बलबीर सिंह चौहान का अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट निकल के आ जाता है। पुलिस की टीम जैसे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देखती है तो चौंक पड़ती है। पता चलता है बलबीर सिंह चौहान की जो मौत हुई है वह एक साधारण मौत नहीं हुई है बल्कि उनकी सांस फूलने की वजह से मौत हुई है। पुलिस के समझ जाती है कि बस करो, इनकी मौत का जो रहस्य है इनके घर में छुपा है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है एक टीम तौर तरीके से गठित कर लेती है जिसमें सिपाही तो होते हैं और साथ में अब मुखबिर भी हो जाते हैं। मुखबिर यह जानने के लिए लग जाते हैं कि आखिर जो होता है क्या कारण था इनकी मौत का। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब दोबारा माधवनगर में पहुंचती है। उस इलाके में इधर बलबीर के चाहने वालों से पुलिस की टीम पूछताछ करती है और जब पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि बलबीर की रेखा या पहली पत्नी नहीं है बल्कि रेखा से पहले बलबीर की ऑलरेडी 2 शादी हो चुकी थी। लेकिन दोनों की जो मौत हुई है बड़े रहस्यमय तरीके से हुई है। लेकिन जब से रेखा बलबीर की ज़िंदगी में आई है तब से बलबीर और रेखा के बीच झगड़े तकरार का जो सिलसिला होता है हद से ज़्यादा होता है। और पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, रेखा हमारे सामने कुछ ना कुछ है, सच्चाई छुपा के बैठी हुई है। इसीलिए पुलिस की टीम रेखा के बारे में और जानकारी लेती है, मुखबिरों को लगाती है, काफ़ी औरतों से उस इलाके में पूछताछ करती है। लेकिन उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि रेखा का जो चरित्र होता है नेक दिल का नहीं होता है बल्कि उसके चरित्र में कई सारे राज छुपे होते हैं। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए रेखा का मोबाइल नंबर लेती है। उसका जब मोबाइल नंबर लिया जाता है उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है। तो उसी CDR डिटेल में एक अनजान नंबर दिखाई देता है। वह अनजान नंबर होता है ठीक एक CRP जवान रवि कुमार का।
अब पुलिस की टीम जैसे रवि कुमार के बारे में जानकारी लेते तो पता चलता हर बार चौंकाने वाली। यही पता चलता है कि ठीक घटना वाली रात लगभग 11:30 बजे के आसपास जो होता है रवि कुमार के मोबाइल नंबर से रेखा के मोबाइल नंबर पर लगभग 5 मिनट कई बार बात की हुई होती है। पुलिस का जो शंका होता जाकर सीधा का सीधा अब रेखा को ऊपर जुड़ जाता है। जुड़ने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए अब ठीक 21 जून को ही शाम के टाइम में रेखा के घर पहुंचती है और बिना पूछताछ के उसको अपने कस्टडी लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन रेखा से पुलिस की जो टीम होती है जैसे पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने अपने पति की हत्या क्यों की, यह बात जब सुनती रेखा वहीं तुरंत ही फिर रोने लग जाती है। बड़े तौर तरीके से रोने लग जाती है, लेकिन वही महिला पुलिसकर्मी होते कहने लग जाते कि हमारे सामने रो मत, हमें सब पता है कि तुमने अपने पति की हत्या किस तरह की और किस मकसद से की। यह बात जब सुनती रेखा उसी समय सनस रह जाती है। वहाँ पर खड़े जो सिपाही होते हैं रेखा से यही सवाल करते हैं कि बता सकती हो कि आखिर रवि कुमार है कौन। यह बात जब सुनती है रेखा पूरी तरह से सकपका जाती है, ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है। तो उसी वक्त सिपाही जो होते हैं अपना मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाते रेखा के ऊपर, और जब अपनाने लग जाते हैं रेखा जो होती है रवि का नाम ले लेती है और अपने पति बलबीर सिंह चौहान की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने जो कहानी बताती थी सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता कि आखिर एक महिला जो होती है अपने सौभाग्य और सुख के लिए ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। ऐसे में मध्य प्रदेश का जो जाना माना शहर पड़ता है उज्जैन, अब उसी का महाधव नगर पड़ता है। उसी के ही रहने वाले बलबीर सिंह अब चौहान होते हैं। बलबीर की जब उम्र होती है लगभग वही देखा जाए 24 साल के आसपास होता है। तो बलबीर के घर में उसके जो अपने पिता होते हैं अपने घर गृहस्थी में इस तरह मर चुके होते हैं कि अपने बेटे के जवान की स्थिति को नहीं देख पाते कि हमारे बेटे की शादी की दहलीज पूरी तरह से पार हो रही है। इसी बीच अब बलबीर के लिए शादी के जो रिश्ते होते हैं तौर तरीके से आने लग जाते हैं। आने की वजह से बलबीर के जो पिता होते हैं बलबीर की शादी के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाते हैं। तो उसी में बलबीर की जो शादी होती है जाकर किरण नाम की खूबसूरत युवती से करा दिया जाता है। लेकिन किरण जैसे ही शादी के दिन अपने ससुराल में दहलीज बढ़ाती है तो उसी वक्त जो होता है पता चलता है बलबीर सिंह चौहान की अब मौके पर ही सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग हो चुकी है। यह खबर कहने के बाद घर में जो होता है खुशियों का माहौल बिखर जाता है। इधर जो होता कैसे न तैसे कर पूरा का पूरा एक हफ्ता किरण के साथ अब बलबीर सिंह चौहान का बीतता है। और बीतने के बाद जो होता है अब सीआरपी जवान के मौके पर ड्यूटी अब ज्वाइनिंग कर लेता है। करने की वजह से सुबह निकलता, कभी शाम कभी आधी रात को अपने घर लौट पाता, जिसकी वजह से नई नवेली दुल्हन जो होता है अपने घर में अपने बिस्तर पर अपने पति का इंतजार करते करते काफ़ी असहाय महसूस करने लग जाती है कि जिसकी वजह से उसके ज़िंदगी का उसको पछतावा लगने लग जाता है। अब एक दिन अपनी ज़िंदगी का मिटाने के लिए खुद अपनी जरिया बना लेती है और उसी वक्त अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से मिटा बैठती है। लेकिन इस तरह की खूबसूरत पत्नी खोने के बाद जो होता है पूरी तरह से बलबीर सिंह टूट जाता है, क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी होती है। सीआरपी जवान की ड्यूटी जो होता है करना उसका एक जरिया होता है, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता था। लेकिन उसको एहसास नहीं हो पाता है कि हमारी पत्नी कभी ऐसा कर सकती है, लेकिन वह पूरी तरह से टूट जाता है। अब सीआरपी जवान होने के नाते जो होता है अपनी ज़िंदगी कैसे ना तैसे चलाता है। लेकिन 28 साल की उम्र में जो होता है इधर पूरी तरह से अपनी पत्नी से ज़िंदगी दूर कर देता है। लेकिन ज़िंदगी ऐसे चलते चलते बलबीर का चलने वाला नहीं होता है। उसके माता पिता को एहसास होने लग जाता है कि बलबीर अभी पूरी तरह से जवान है, उसके सामने उसकी अपनी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तभी बलबीर के जो पिता होते हैं अब उसी वक्त दूसरी लड़की की अब तलाशी में लग जाते हैं। और जब लग जाते हैं तो सीआरपी जवान होने के नाते बलबीर के लिए नए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो उसी वक्त बलबीर की जो शादी होता है अब जाकर आशा नाम की एक खूबसूरत युवती से हो जाता है। युवती को पाकर अपनी ज़िंदगी अपने घर में कैसे न तैसे बिताना शुरू कर देता। इसी बीच आशा के एक दिन रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आशा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है।
अब इधर बलबीर के ऊपर दो दो पत्नियों का जो दुख होता है, सहन करने की जो क्षमता होती है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अपने आप को अब तोड़ बैठता है। तोड़ बैठने की वजह से उसके जो पिता होते हैं खुद बलबीर की ज़िंदगी से अब परेशान हो जाते हैं। लेकिन बलबीर जो था अपने आप को संभालते संभालते लगभग कई सालों का वक्त निकाल देता है। लेकिन जैसे ही बलबीर के पिता को एहसास हो जाता है कि बलबीर को जो ज़िंदगी है अभी भी काफ़ी पड़ी हुई है, तो उसी वक्त बलबीर के जो पिता होते हैं अब इधर दोबारा बलबीर के लिए अब रिश्ते की तलाशी करते हैं, काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं। लेकिन बलबीर को जो नज़र होता है एक दिन खुद जाकर उसके ही रिश्तेदार के यहाँ एक शादी के फंक्शन में खड़ी हुई खूबसूरत अब युवती रेखा पर पड़ जाता है। और पढ़ने की वजह से रेखा को जब देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है। रेखा कोई और युवती नहीं होती है बल्कि वह पढ़ी लिखी होती है, जो ठीक है शहडोल जिला का ही एक उमरिया गांव पड़ता है, उसी गांव के रहने वाली होती है। लेकिन हाँ, जिस गांव में रह रही होती है उसके ही रिश्तेदार के यहाँ एक लड़के का काफ़ी आना जाना होता है, जिसका नाम अब रवि कुमार होता है। रवि कुमार कोई साधारण लड़का नहीं होता है बल्कि खुद वह CRPF का एक जवान होता है, जो ठीक है छत्तीसगढ़ के ही जयपुर शहर में उसकी जानी मानी CRPF में तैनाती होती है। लेकिन हाँ, उसका जो होता है अपने रिश्तेदार के गांव उमरिया में काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन रेखा की मुलाकात जाकर वहीं पास एक कॉलेज होता उसी में अब रवि कुमार से हो जाता होने की वजह से रवि जो होता है खुद इधर रेखा का दीवाना हो जाता है। और दीवाना होने के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। यहाँ की दोनों के बीच अनैतिक रिश्ते भी बदल जाते हैं। बदलने के बाद दोनों अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए लग जाते हैं। लेकिन ठीक है, इसी बीच रेखा के परिवार वालों को खबर लग जाता है। लगने की वजह से इधर खुद रेखा की शादी के लिए अब लड़के की तलाशी करते हैं। तभी उसी बीच उनकी जो नज़र होता है अब जाकर माधवपुर के इलाके का रहने वाला अब बलबीर सिंह चौहान के ऊपर पड़ता है। और पढ़ने की वजह से बलबीर के साथ जो होता है साल 2003 में रेखा की जो शादी होती है तौर तरीके से कर दी जाती है। अब रेखा और बलबीर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से संवारने लग जाते हैं। ऐसे चलते चलते लगभग कई सालों का वक्त निकल जाता है। और निकलने के बाद जो होता है रेखा टोटल 3 बच्चों की माँ बन जाती है, और जिसमें 2 बेटे होते हैं और टोटल 1 बेटी होती है। अब खूबसूरत तरीके से रेखा अपने पति CRPF जवान बलबीर के साथ ज़िंदगी बिताने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ है रवि कुमार की जो शादी उसके घर वाले भी कर देते हैं। करने के बाद वह भी अपने परिवार में उलझ जाता है। उसके भी टोटल अब 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन दोनों की जो दूरी होती है हद से ज़्यादा कामयाब हो जाती है। दोनों अपने अपने परिवार में खुश हो जाते हैं। लेकिन इधर जैसे कुछ साल बीतता, 3 बच्चे होने के बावजूद रेखा की जो खूबसूरती होती चाँद चाँद पे चढ़ने लग जाती है। उसकी जो अपनी ज़रूरत होती है वह आए दिन बढ़ने लग जाती है। और बढ़ने की वजह से जब रात का वक्त होता है तो बलबीर जैसी चारपाई पर जाता है, उम्र दराज होने की वजह से, क्योंकि बलबीर और रेखा की जो उम्र होती है लगभग 20 साल का अंतर होता है। बलबीर रेखा से 20 साल बड़ा होता है। उम्र दराज होने के नाते अब चारपाई पर बलबीर के जो रिश्ते होते हैं पूरी तरह से नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उसकी जो अपनी ज़रूरत होती है रेखा के वहीं अधूरे रह जाते हैं। रहने की वजह से सुख नहीं मिल पाता। इधर रेखा अपने पति से चिड़चिड़ापन दिखाने लग जाती है। लेकिन वह सोच लेती है कि कोई बात नहीं, अगर पति की उम्र ढल चुकी है तो हमें नए उम्र के लड़के की तलाशी करना चाहिए। तो इधर जो होती है अब खुद रेखा नई युवकों की तलाशी में लग जाती है, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम अब तीनों के तीनों जो बच्चे होते हैं समय के हिसाब से स्कूल चले जाते हैं। और इधर बलबीर जो होता है अपने ड्यूटी पर निकल जाया करता। दिन भर रेखा अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। तभी उसकी नज़र में उसका अपना जो प्रेमी होता, ठीक अब 10 साल पहले का ही रवि कुमार अब पानी का याद आ जाता है। और जब याद आता है तो उसी वक्त दोबारा जो होता कैसे ना तैसे कर उसका मोबाइल नंबर लेती है, मिलाती उसके नंबर पर कॉल। और जैसे रिसीव करता रवि सुनता दंग सा रह जाता है, ना सोच पाता ना कुछ समझ पाता है कि आखिर उसकी प्रेमिका को उसकी याद कैसे आ गई। लेकिन उसी वक्त इतनी मीठी मीठी बात करती है, रवि को अपनी बातों में उलझा लेती है। उलझाने के बाद जो होता रवि अब जैसे ही छत्तीसगढ़ के रायपुर से ही CRPF से मौके पर ड्यूटी करके छुट्टी पाने के बाद जो होता है 1 हफ्ते का छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंचता। पहुंचने के बाद जो होता है इधर खुद रेखा अपने मायके का बहाना बनाकर निकल जाती। फिर अपने मायके में ही अब रवि के साथ अपने रिश्तों को अंजाम देते। लेकिन इनका जो रिश्ता होता है वहाँ तक सीमित नहीं रहता है, क्योंकि रेखा को पता होता है कि हमारा घर पूरी तरह से बच्चों और पति से दिन भर सुनसान रहता है। और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए खुद रेखा अपने ही ससुराल में अब इधर रवि कुमार को बुलाने लग जाती है।
और अपने ही ससुराल में, अपने ही बेडरूम में जाकर रवि के साथ रिश्ते को अंजाम देने लग जाती है। इस तरह इनके रिश्ते के जो अंजाम को जो सिलसिला होता है, अब चलते चलते लगभग कई सालों का वक्त निकल जाता है, लेकिन इनके रिश्ते के बारे में किसी को भनक नहीं लगता। लेकिन इसी बीच जो होता है, बलबीर के मन में शंकाएं होना शुरू हो जाते हैं कि आखिर हमारी पत्नी जो होती है काम के वक्त भी फ़ोन पर भी किस पे चिपकी रहती है। क्योंकि एक सिपाही जवान का जो पुलिसकर्मी होता है, अगर देखा जाए तो आँख से देखता कुछ और है और कान से सुनता कुछ और है, लेकिन आँख पे देखा हुआ नज़ारे पर वह शंका जरूर करता है। यही हाल होता है बलबीर के साथ। और बलबीर जब भी अपनी पत्नी रेखा को देखता है, उसके मन में शंका होती है, बस करो हमारी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा। लेकिन एक दिन अपने दिल को बड़ी ठोस कदमों से रेखा से पूछताछ करता, लेकिन रेखा जो होती है अपने पवित्रा वाली बातों में इस तरह बलबीर को उलझाती है, जिसकी वजह से बलबीर जो होता है उसके सामने कुछ कह नहीं पाता है। लेकिन बलबीर के मन में शंकाएँ जन्म ले लेती है। और उसी वक्त बलबीर जो था इधर अपनी पत्नी रेखा के बारे में सच्चाई जानने के लिए लग जाता है। और तभी उसके कुछ अपने दोस्त होते हैं, उसी दोस्तों के द्वारा इधर दिसंबर साल 2019 का महीना होता है। उसी महीने में पता चलता है कि हमारी पत्नी का ही एक CRPF जवान रवि कुमार पानिका है, जिसका हमारी पत्नी से लगभग शादी से पहले भी अफेयर था, अभी प्रेम संबंध चल रहे हैं। और इस तरह की जानकारी जब लगने के बाद उसी दिन से जब भी अपने घर पहुंचता है बलबीर, और पहुंचने के बाद जो होता है अपने पत्नी से ही खुद रवि के नाम का जिक्र कर देता है। और करने के बाद जो होता है इधर जैसे ही सुनने के बाद भड़क जाती। लेकिन इधर बलबीर के पास काफ़ी सारे सबूतों की वजह से अपनी पत्नी से झगड़े तक करता। यहाँ तक बलबीर कभी कभी अब जाकर रेखा का पिटाई भी कर दिया करता था। रेखा बलबीर के पिटाई से बार बार परेशान हो जाती। इसी पिटाई से छुटकारा पाने के लिए रवि के पास कॉल करते और उसी के साथ मिलकर जो होता है ठीक घटना से कुछ महीने पहले जो होता है रवि को अपने साथ लेती है और लेकर ठीक छत्तीसगढ़ के ही रायपुर उसी के ही अब रूम में पहुंच जाती है। फिर उसी रूम में रहकर एक हफ्ते का वक्त जो होता है रवि और साथ में रेखा तौर तरीके से बिताते हैं। लेकिन वहाँ इनकी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से नहीं बीतती, बल्कि वहाँ से फ़ैसला लेते हैं। और फैसला लेने के बाद ठीक है अब इधर जो था कटनी जाते हैं, वहाँ होटल भी लेते हैं और उसी कमरे में फिर एक हफ्ते का वक्त निकालते हैं। फिर वहाँ से जबलपुर जाते हैं, वहाँ होटल लेते हैं, उसी कमरे में फिर एक हफ्ते निकालते हैं। और वहाँ से लगभग मसलाड़ा जाते हैं, वहाँ होटल लेते हैं, उसी कमरे में फिर एक हफ्ता निकालते हैं। ऐसे बिताते बिताते इनकी ज़िंदगी का वहाँ 25 दिन का वक्त जब बीत जाता है तो उसी बीच रेखा खुद इधर जो था रवि कुमार के सामने एक ऐसी खतरनाक प्लान की तरीके से बात रख देती, कहने लग जाते क्यों ना हमारे पति को हमारे रास्ते समेटता के लिए ठिकाने लगा दो, ताकि हम तुम्हारे साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से बिताएं। और रवि जब यह बात सुनता है, सुनने के बाद रेखा की बात में पूरी तरह से आ जाता, आने की वजह से वही खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए एक रहस्यमयी घटना के तरीके से कहानी मरोड़ते हैं। और उसी तरह से मरोड़ते हैं ताकि पति और ना उस सिपाही जवान वालों को हम पे शक हो। तो उसी वक्त रेखा फैसला लेने के बाद अपने पति के पास पहुंचती है तो पहले तो पैर पकड़ लेती, फिर वहीं पतिव्रता वाली आँख से बहाना शुरू कर देती है। अब उसका जो पति होता है बलबीर अपनी पत्नी के आंसू को देखकर और तीनों बच्चों का चेहरे को देखकर पिघल जाने की वजह से अपने घर में पनाह तो दे देता, लेकिन वह पुराना पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बचता। घर में एक पूरी तरह से दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। कैसे न तैसे कर जब कुछ दिन बीतने के बाद इधर रेखा सोचने लग जाती है कि हमें कुछ और करना है। तो उसी वक्त जो होता है अपने पति के नाम पर अपने प्लान के तहत जो होता है 50 लाख का बीमा करवा देती है। लेकिन हाँ, उस बीमे का जो पहली किस्त होता है लगभग 45,000 का होता है, क्योंकि उसको पता होता है पति की मौत के बाद हमें जो होता है मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो उसी वक्त रवि के साथ मिलकर सारी जानकारी देते। रवि जो होता है पहली किस्त है 25,000 का भर देता और फरवरी महीने की जो किस्त आती है अब इधर कैसे न तैसे कर 20,000 रुपये खुद रेखा भर देती है। अब जब रेखा को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि पूरा प्लान का रास्ता जो होता है अब निकल चुका है, तो उसी वक्त रवि से बात करती है। और रवि से बात करने के बाद रवि जो होता है उसी समय कहने लग जाता है कि ठीक है अब हमें सही समय दिख रहा है। और तभी ठीक इधर जो होता है अब जैसे ही 17 जून अब साल 2020 का वक्त होता है, तो उसी वक्त रवि अपना बाइक लेता है और छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगभग 725 या 30 किलोमीटर दूर पड़ता है उज्जैन शहर।
अब वहाँ के लिए मोटरसाइकिल से निकल जाता, और जब निकल जाता 24 घंटे के बाद जो होता है उज्जैन पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद वहाँ जाकर एक होटल लेता है। होटल में पहुँचने के बाद रेखा को फ़ोन के द्वारा जानकारी दे देता, कहने लग जाता है कि जब तुम्हें अच्छा मौका दिखे तब हमें बुला लेना। अब लेकिन जैसे ही अब 17-18 अब जून साल 2020 का वही रात का वक्त होता है और वही 11 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। तो इधर देखती है कि रेखा, हमारी जो पति है, हमारे ही कमरे में काफ़ी कड़ी नींद में सो रहे हैं। तो उसी वक्त रेखा खुद फ़ोन कर देती है। फ़ोन करने के बाद रवि कुमार खबर पाता है। पाने के बाद मोटरसाइकिल लेकर पहुंच जाता है और बाहर एक पार्टी होता है उसी में खड़ी कर देता है। खड़ा करने के बाद रेखा के दरवाजे के पिछला हिस्सा देखता है तो खुला हुआ है, और वहीं से अंदर घुस जाता है और रेखा के रूम में पहुंच जाता है। पहले तो रेखा और साथ में इधर रवि कुमार अपने रिश्तों को अंजाम देते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों को होश आता है तो रेखा की जो नज़र होता है अपने ही प्यारे पति और बलबीर सिंह के ऊपर पहुंच जाता है। और जब देखती है मरोड़ मारती है, उधर जो होता खुद रवि के ऊपर इशारा मार देती है। इशारा मारने के बाद रवि और साथ में रेखा दोनों खड़े हो जाते हैं। होने के बाद वहीं बलबीर सिंह चौहान का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। लेकिन इस हत्या को एक साधारण मौत दिखाने के लिए उसी वक्त प्लान बनाते। उसी प्लान के तहत रेखा और साथ में इधर रवि दोनों मिलकर उसके बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जाकर छत पर और रख देते। उसी के नीचे पहले चद्दर चटाई बिछाते ताकि ऐसा लगे काफ़ी कड़ी नींद में सोने की वजह से अचानक हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से बलबीर सिंह चौहान की मौत हुई है। लेकिन उसकी एक बात जो होती है वहीं पुलिस के सामने आ जाती है। इधर बलबीर को पूरी तरह से ठिकाने लगाने के बाद रवि जो होता है नीचे तो आता है, लेकिन रेखा वहीं कहने लग जाती कि हमें ले चलो, हमारे ही कमरे में हमें बंद कर दो, ताकि सुबह के टाइम हमारे बच्चों का जब आँख खुले तो उन्हें यकीन हो कि माँ तो कमरे में काफ़ी गहरी नींद से सो रही होगी और पिता कहीं बाहर गए होंगे। और यही काम जो होता रवि करता है। इधर कमरे में जाकर आराम से बैठ जाती है और बाहर से कुंडी लगाकर रवि निकल जाता है। फिर अपनी बाइक लेता है। बाइक लेने के बाद अपने ही शहर निकल जाता है। और इधर जो होता है जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम अब जैसे ही बच्चों का आँख खुलता, बच्चे देखते हैं कि माँ अभी भी कमरे में सो रही है। तो इधर बच्चे जाते खुद कुंडी को खोलते हैं। खोलने के बाद इधर खुद रेखा उठने के बाद अपने घर में तो तरीके से अपने प्लान के हिसाब से झाड़ू पोछा करती है। लेकिन जैसे ही 9 बजे के आसपास का टाइम उसको लगने लगता है कि हमारे पति के पास अभी किसी की नज़र नहीं पहुंची, तो उसी वक्त छत पे जाती नाटक के तहत वह चीख चिल्ला पड़ती है। लेकिन उसकी एक गलती पुलिस के सामने धरे के धरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसके हिसाब से LIC के जो 50 लाख के बीमा होते हैं धरे के धरे रह जाते हैं। और साथ में रवि भी उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अब दूर हो जाता है। पुलिस की जो टीम होती है रेखा की तहरीर पर रवि को अपने कस्टडी लेने के लिए लग जाती है। उसकी काफ़ी खोजबीन की जाती है, लेकिन कैसे न कैसे कर पुलिस के कंधे चढ़े जाता है। पुलिस की जो टीम होती है रवि और रेखा को अपने कस्टडी में लेकर ले जाकर वहाँ के एक न्यायालय में पेश कर देती है। और न्यायालय में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इधर CRP जवान के जो अपने तीनों बच्चे होते हैं हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं। अनाथ की ज़िंदगी के जीने के लिए पूरी तरह से विवश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पड़ना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।